हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट सीरीज की 3rd क्लास चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में देखे थे कि ग्लाइकोलाइसिस है एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। उसके बाद हमने सेकंड क्लास में कवर किए थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, साथ ही हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखे थे। हमारा 3rd लेक्चर आएगा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस हम सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक पाथवे में सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। सबसे पहले सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती है, देन उसके बाद ही बाकी के साइकिल्स या फिर पाथवे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने से पहले आपको उसका क्लासिफिकेशन जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको उसके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। इन सभी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके पहले उसके क्लासिफिकेशन को पढ़िए, डाइजेशन को पढ़िए, देन उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस को पढ़िए, ताकि ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ग्लाइकोलाइसिस 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है ग्लाइको एंड होता है लाइसिस। ग्लाइको का मीनिंग होता है ग्लूकोज, ग्लाइको से आता है ग्लूकोज, और लाइसिस करना मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो दोनों वर्ड को आपस में मिलाकर देखेंगे तो होगा कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब क्या होगा इसमें, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करे, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा उसके मोनोसेकेराइड फॉर्म में। मोनोसेकेराइड फॉर्म में ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था हमारा डाइजेशन के बाद? ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज एल्डिहाइड सीरीज का एक टाइप है जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 6 होती है। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अब क्या होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज और ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा और एंड प्रोडक्ट बनाएगा पायरुवेट। पायरुवेट बनाने तक की प्रोसेस में इसके इस पाथवे में कुछ ATP मिलेंगी। ATP जो होती है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ये एक एनर्जी यूनिट होती है। इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस को इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे या फिर EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? इम्बडेन और मेयरहॉफ 2 केमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे वर्क करता है, कहाँ कंप्लीट होता है एंड कैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी थ्योरी पे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6 टूट कर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट 3,3 कार्बन में कन्वर्ट होता है। यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकता है। ये तो इजी रूप में समझ आ रहा है आपको, एकदम सिंपल सा नोट्स दिया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब ये टूटेगा भी या फिर बनेगा भी, जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो टूट कर 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट जब बनता है तब इसमें 3 कार्बन होती है। जब C6 टूटता है तो 6 का हाफ होता है 3। इसीलिए जब ग्लूकोज टूटता है तो ये 2 नए मॉलिक्यूल बनाता है। उस नए मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? पायरुवेट। यह प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकती है। तो क्या होता है कि मेनली ये प्रोसेस चलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हमें एनर्जी की नीड होती है। तब ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी चलती है और हमारी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है, और इसका एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टेट या लैक्टिक एसिड। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर एस्पायरेशन इन विच 1 molecule ऑफ ग्लूकोज is enzymatically broken down into 2 molecule of pyruvate
with the net production of ATP and NADH in the cytoplasm. ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप होता है हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंजाइम के थ्रू ब्रोकन डाउन होता है और दो नए मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के, और इसका नेट प्रोडक्शन जो होता है उसमें ATP और NADH मिलता है। तो ये ATP और NADH के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो टू टाइप से होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अकर इन द एब्सेंस ऑफ O2, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2। मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ऐसा ग्लाइकोलाइसिस होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और एंड प्रोडक्ट बनाता है हमारा लैक्टेट। फिर उसके बाद है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ O2, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है और एंड प्रोडक्ट बनाता है पायरुवेट। अभी हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस फेज। ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप होती है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब उन 10 स्टेप में भी कुछ फेसेस में उनको बांटा गया है। ये देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को दो मेन फेज में डिवाइड किया जाता है। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्टेप 1 से लेके 5 तक के, और सेकंड है एनर्जी पे ऑफ फेज, स्टेप 6 से लेके 10 तक के। ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 स्टेप पाथवे विच आर डिवाइड इनटू 2 और 3 फेज। मतलब कुछ बुक में मेंशन होता है कि इसको 2 फेज में बांटा गया है और कुछ बुक में मेंशन होता है कि इसको 3 फेज में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 3 फेज की। पहली, दूसरी और तीसरी स्टेप जो होती है हमारी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, उसको हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज मतलब इसमें पहले से लेकर तीसरी स्टेप तक के हमको एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप लोगों ने वो वाली बात सुनी है ना, कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है। सेम वैसे ही हमको यदि एनर्जी चाहिए है तो सबसे पहले हमको एनर्जी खर्च करनी होगी, इन्वेस्ट करनी होगी, तब जाके हमको दुगनी एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप से लेके थर्ड स्टेप तक के था हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। स्प्लिटिंग फेज, स्प्लिट होना मतलब टूटना। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में ग्लूकोज और ज़्यादा टूटता है अपने अलग अलग मॉलिक्यूल में। फिर सिक्स्थ स्टेप से लेके 10th स्टेप तक को बोले हैं एनर्जी जनरेशन फेज। मतलब इन स्टेप्स में एनर्जी जनरेट होती है, अब हमको एनर्जी मिलेगी। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आप एनर्जी दोगे तो जाके आपको एनर्जी मिलेगी। अब देखिए इसकी 2 फेज कौन सी है। पहले से लेकर 5वीं तक प्रिपरेटरी फेज या फिर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। 1 से लेके 5 तक के आपको एनर्जी देनी होगी। देन 6 से लेके 10 तक के पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलाइसिस आपको एनर्जी पे करेगा, इसीलिए इसको बोले हैं पे ऑफ फेज। होप सो आपको समझ आया होगा। ग्लाइकोलाइसिस का नेट रिजल्ट क्या होगा? 2 ATP मिलेंगे, 2 NADH मिलेंगे और 2 पायरुवेट मिलेंगे। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 ATP मिलेगी, 2 NADH मिलेंगे और 2 पायरुवेट मिलेंगे। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 2 ATP यूज होती है और एनर्जी पे ऑफ फेज में 4 ATP और 2 NADH बनता है। अब देखो, मैंने बताई थी कि फर्स्ट स्टेप से लेके 5th स्टेप तक के एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, तो इसमें हमको 2 ATP लग जाएगी। 2 ATP हमको लग जाएगी और हमारे पास टोटल ATP कितनी बन रही है? 4 ATP। इसीलिए इसका नेट चार्ज में लिखे हैं हमने 2 ATP। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साइकिल पे। ये देखिए, ये जो ब्लैक इंक से मैंने लिखा है ये इसके प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ऐसे इसके प्रोडक्ट है। ये जो रेड इंक से लिखा हुआ है हेक्सोकाइनेज फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, इस साइकिल में यूज होने वाले एंजाइम्स के नाम है। देन इसके बाजू में ग्रीन इंक से लिखा हुआ है ATP ADP।
मतलब एटीपी से एडीपी बन रही है। ये जो है इसमें एनर्जी कैसे बनेगी, कैसे खर्च होगी, उसको इंडिकेट करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बन रहा है? हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम क्या काम करते हैं? एंजाइम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। अब इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसका मीनिंग क्या होगा? ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। अब ये फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच तो हुआ, लेकिन उसके पहले लिखा है 6, मतलब ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हुआ है। ये देखिए, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये जो ओ रहता है वो डबल बॉन्ड के साथ रहता है। तो मैंने यहाँ पे बोला है ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, मतलब 6वीं पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। मतलब इसकी 6वीं पोजीशन कहाँ है? ये वाली है। इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये फॉस्फेट आया कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एटीपी से एडीपी बन रहा है। एटीपी एक एनर्जी का यूनिट होता है एंड एडीपी भी एक एनर्जी का यूनिट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, डाई का मतलब क्या होता है? 2, और ट्राई का मतलब 3। यहाँ पे जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 3 फॉस्फेट वाला 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट जो बच जाता है, 3 से जब 2 में हो रहा है तो एक बचा ना, तो ये एक फॉस्फेट बचकर इसके साथ अटैच हो जाता है ग्लूकोज की 6वीं पोजीशन पे। ग्लूकोज की 6वीं पोजीशन पे अटैच हो गया, इसीलिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का नाम बदलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ। एक और चीज याद रखना दोस्तों, हेक्सोकाइनेस। जिस भी एंजाइम के लास्ट में काइनेस वर्ड आएगा, काइनेस क्या काम करता है? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने का या फिर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमेशा। काइनेस एंजाइम आप याद रखना। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप समझ आया। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी आप लोगों को कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी C6H12O6 होता है। बस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उनकी फैमिली का। ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड फैमिली का है एंड फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोन फैमिली का है। तो या ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, तो ये क्या होगा? फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोस कैसे आया ये वर्ड? हेक्सोस, हेक्सोस का हेक्सो का मीनिंग क्या होता है? 6। यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी कितनी है? 6। अब आइसोमरेज, ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है? फ्रक्टोज। तो इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज आया है और ग्लूकोज जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से आ गया है काइनेस, और मैंने क्या बताया था? काइनेस एंजाइम क्या काम करेगा? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने का या फिर एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे एटीपी वापस से एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, तो 3 से 2 फॉस्फेट ग्रुप बन रहे हैं, तो एक और फॉस्फेट ग्रुप बच गया। एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जाए? आगे फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। इसका मीनिंग क्या होगा? पहले से 6वीं पोजीशन पे तो इसका फॉस्फेट ग्रुप था ही, एक और फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो गया हमारा, तो वो चले जाएगा इसकी फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया फिर से।
और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसके बाद है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाएगा। अब देखिए इस स्टेप को ध्यान से। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैंने बताया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। अभी तक के हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज चल रहा था जो 6 कार्बन में था, 6 कार्बन में था। अब ये यहाँ पे देखिए आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो गई है, ये 1, ये 2, ये 3। अब हमारी जो है ये चौथी स्टेप है और ये 5वीं स्टेप है। तो चौथी और 5वीं स्टेप याद करिए, स्प्लिटिंग फेज के नाम से जानी जाती है, मतलब जिसमें टूटता है। तो ये जो C6 है वो टूट कर C3 बनाएगा। तो दोस्तों याद करो, जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तब मैंने उसमें मोनोसेकेराइड की 2 फैमिली पढ़ाई थी, एल्डिहाइड फैमिली और कीटोन फैमिली, जिसमें ट्रायोस, टेट्रोस, हेक्सोस, पेंटोस सब के बारे में बताया था। तो ट्रायोस जो होते हैं एल्डिहाइड फैमिली में वो ट्रायोस है तो ग्लिसरैल्डिहाइड बनता था, और कीटोन फैमिली में अगर से ट्रायोस है तो वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना। इतना याद आया। अब देखिए ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, फ्रक्टोज तो टूटकर ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना लिया, लेकिन इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप भी है, पहली पोजीशन पे और 6वीं पोजीशन पे। तो इसके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी इनके साथ स्प्लिट हो और ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? इसकी 3री पोजीशन पे। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हैं और एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए ये पहली पोजीशन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आया। अब देखो आगे क्या होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो साइकिल है ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट तो 2 चीज़ों में होता है, लेकिन आगे तक के साइकिल जो है वो एक ही से चलता है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड को ही हम आगे बढ़ा के पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लिसरैल्डिहाइड ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे या तो ग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो सकता है या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरैल्डिहाइड में। तो मोस्टली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ही ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए क्योंकि एक ये भी कन्वर्ट हो गया और ऑलरेडी एक ये था ही। तो आगे के जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उसके बाद में हम उसके सामने हम लगाएंगे 2, क्योंकि ये हमारे 2 फॉर्म में बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब हम बात करेंगे इसकी पे ऑफ फेज की। अभी तक के हमने एनर्जी दिए थे, अब हमको एनर्जी मिलेगी। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है। अब देखिए दोस्तों, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसकी 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इसकी पहली और तीसरी पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो रहा है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2p। हमारी ह्यूमन बॉडी में इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट ग्रुप जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस इसके साथ आकर अटैच हो जाता है। साथ ही
NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सब जगह पे दो दो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों साइड पे ये साइकिल चल रही है। ठीक है दोस्तों, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब क्या होगा, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया एंजाइम में काइनेज। काइनेज एंजाइम क्या काम करता है, एटीपी से एटीपी बनाता है या फिर एडीपी से एटीपी बनाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, एडीपी से एटीपी बनेगा। मतलब यहाँ 2 फॉस्फेट था, इससे एक और फॉस्फेट ये ले लेगा, 2 फॉस्फेट से ये 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास 2 पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप था, तो अब बचेगा सिर्फ एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप, कौन सी, 3rd पोजीशन पे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। आगे बढ़ते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो। ग्लिसरेट की 3rd पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटके म्यूटेज एंजाइम के कारण 2nd पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये जो 2nd पोजीशन का फॉस्फोग्लिसरेट है, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देंगे। बनाया, इनोल इसके साथ अटैच हो गया और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, और साथ ही यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। वापस से यहाँ पे काइनेज एंजाइम आ रहा है, मतलब एडीपी से एटीपी बनेगा। एडीपी से एटीपी बना तो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप था वो हट जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, फॉस्फो और पायरुवेट। तो फॉस्फो हट गया, बचा क्या हमारा, पायरुवेट। तो ये जो पायरुवेट है हमको लास्ट में मिलेगा पायरुवेट। अब ये जो प्रोसेस है ये 2 बार चल रही है, मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये वाला जो है वो 2 बन रहा है। तो हमारे पायरुवेट जो मिलेगा वो 2 फॉर्म में मिलेगा। अब क्या होगा, ये जो था हमारा एरोबिक कंडीशन में चल रहा था, एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद एक लेक्चर बनेगा जो होगा कोरी साइकिल का, उसमें आप लैक्टेट को अच्छे से समझोगे। तो होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब हम इसकी थ्योरेटिकली पार्ट देख लेते हैं इस साइकिल, इस पाथवे का। स्टेप 1, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाता है और एटीपी से एडीपी बनता है। इस स्टेप को फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। इसको फॉस्फोराइलेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है। पे हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3rd स्टेप है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट बनाता है और एटीपी टूटकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 4, फ्रक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इंट्रा कन्वर्टेबल होते फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। 5th स्टेप है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। स्टेप 6, 2-ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस 2,1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है और NAD से NADH बनाता है। इसको ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन स्टेप बोला जाता है। स्टेप 7, 2,1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2,3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है एंड 2 ADP से 2 ATP बनते हैं। स्टेप 8, 3-फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है।
स्टेप 9, 2,2-फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है और 2H2O मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। स्टेप 10, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 पाइरुवेट बनता है और 2 ATP बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पूरा थ्योरेटिकली पार्ट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है इसको याद रखने की, बस आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करी है कि क्या होता है। शायद ही आप कभी इसको भूल पाओगे। अब देख लेते हैं इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एनारोबिक कंडीशन में पाइरुवेट लैक्टेट बन जाता है और लैक्टेट बन के हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कैंसर सेल में ग्लाइकोलाइसिस रेट हाई हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कवर किए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को। इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखे हमने, और होप सो आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के लिए कमेंट करिए। थैंक यू।